नमस्कार बच्चों, कक्षा 6 हिंदी उसमें दूसरा पाठ अपना उसकी भाषा सज्जता आज हम सीखेंगे। आप पेज नंबर 11 निकालिए और ये चित्र देखिए। तो इस भाषा सज्जता के चित्र देखिए आप ध्यान से, और चित्र का वर्णन करते हुआ यहाँ 2-4 वाक्य दिए हैं। देखिए वो वाक्य पढ़िए। लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई? शिक्षिका ने पूछा। यहाँ पर एक शिक्षिका बहन दिख रही है, 2 बच्चे खेल रहे हैं, एक उसके पिता खड़े हैं। तो शिक्षिका ने पूछा कि लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई? एक वाक्य ऐसा है। दूसरा है, वाह गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है। देखो वो बच्चे खिलौने बना रहे हैं मिट्टी के। तो दूसरा वाक्य है, वाह गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है। तीसरा है, किशन ने कहा, हाँ बेटी मैं तुम्हें खिलौने बनाना जरूर सिखाऊंगा। क्यों, वहाँ कोई तकलीफ है? तो ये 4 वाक्य है। अब आपको लगेगा कि ये 4 वाक्य क्यों दिए गए हैं। तो देखिए, किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत देने वाले लिपि चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो कुछ वाक्यों के बीच में रुकना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, बराबर। तो ये रुकने का चिन्ह कैसे पता चले कि यहाँ पर रुकना है हमें? तो इस चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे फिर से हम देखते हैं, ये पहला वाक्य है कि लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई। तो देखिए आप, पहला जो वाक्य है उसके जो अवतरण चिन्ह किया गया है, इधर, बराबर। फिर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह किया गया है। फिर ये खड़ी लाइन जो है जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। तो इस तरह से हर वाक्यों में विराम चिन्ह है, बराबर। तो ऐसे चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो इस चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अब विराम चिन्हों के बारे में हम जानकारी लेंगे अलग अलग। पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फुल स्टॉप। तो इसका इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है। जैसे मोहन ने पत्र लिखा, सीता स्कूल नहीं गई। तो दोनों वाक्यों में अंत में जो खड़ी लाइन है उसे हिंदी का पूर्ण विराम कहते हैं। हम गुजराती में सिर्फ पॉइंट करते हैं, तो हिंदी में ऐसी लाइन करते हैं, खड़ी लाइन, तो इसे पूर्ण विराम कहते हैं। वाक्य पूरा होता है तो अंत में ये आता है, उसे इंग्लिश में फुल स्टॉप, हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं। ये पहला चिन्ह। अब दूसरा चिन्ह देखिए, अल्प विराम। अल्प विराम को इंग्लिश में कहते हैं कोमा। कोमा जैसे छोटा सा पॉइंट और उसके नीचे एक छोटी सी कर्व है, गोल दिया गया है, उसे अल्प विराम कहते हैं। काउंस में देखिए आप, इधर इस चिन्ह को अल्प विराम कहते हैं। देखिए ठीक से कि अल्प विराम का चिन्ह कैसा है। आपको सिर्फ देखना ही नहीं है, याद भी रखना है कि अल्प विराम कैसा होता है, बराबर। और इसका नाम फिर याद रख लेना है कि अल्प विराम कैसा होता है। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है। जैसे राम, सीता और मोहन घर गए। तो राम एक नाम आया, फिर सीता आया, तो उसमें थोड़ा सा रुके तो अल्प विराम आया बीच में। दूसरा वाक्य देखिए, रोको मत, जाने दो। रोको मत, यहाँ पर थोड़ा रुकना है, फिर दूसरा वाक्य का भाग आया, जाने दो, बराबर। तो यहाँ वाक्य पूरा हुआ तो अंत में पूर्ण विराम है, और बीच में जो है वो थोड़ा सा रुकने का है, इसलिए अल्प विराम है। अब तीसरा चिन्ह आप अच्छी तरह से पहचानते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, बराबर। क्वेश्चन मार्क भी कह सकते हैं आप। तो क्वेश्चन, इसको आप आसानी से पहचानते हैं। किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के
के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे क्या तुम विद्यालय गए थे, तुम क्या करते हो, तो प्रश्न पूछा है तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। अब देखिए तीसरा चिन्ह है विस्मय आदि बोधक चिन्ह, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, आश्चर्य चिन्ह जिसे हम कहते हैं, हिंदी में उसके कहते हैं विस्मय आदि बोधक चिन्ह, गुजराती में आश्चर्य चिन्ह या उद्गार चिन्ह हम कहते हैं, बराबर। तो देखिए ये चिन्ह भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्वेश्चन मार्क से थोड़ा मिलता जुलता है पर क्वेश्चन मार्क से बिल्कुल थोड़ा अलग भी है। देखिए ये साइन, ये जहाँ पर नवाई हमें कुछ अजीब लगता है, आश्चर्य होता है या सुख के भाव हो या दुख का भाव हो, तब ये चिन्ह लगता है, बराबर। देखिए ये चिन्ह का निशान कैसा है, ये आश्चर्य चिन्ह है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे अरे, बाप रे, वाह, शाबाश, आहा, वाह, तो ऐसे शब्दों के आगे आश्चर्य चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगता है। जैसे वाक्य देखिए, वाह आपने तो कमाल कर दिया, तो वाह के आगे विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। फिर वाक्य जब पूरा होता है, आपने तो कमाल कर दिया, वहाँ पर पूर्ण विराम है, बराबर। फिर है अरे क्या हो गया, तो अरे के आगे विस्मय आदि बोधक है, फिर वाक्य पूर्ण होता है, वहाँ पर पूर्ण विराम है। तो इस तरह से आपको ये चिन्ह, 3 चिन्हों को समझ में आ गया होगा। 4 चिन्ह हमने देखे, पहले देखा हमने पूर्ण विराम, फिर देखा अल्प विराम, प्रश्नवाचक और विस्मय आदि बोधक। अभी और भी चिन्ह है, बराबर, और चिन्हों के बारे में भी हम देखते हैं। देखिए अब है ये हाइफन, योजक चिन्ह। योजक मतलब इंग्लिश में उसे हाइफन कहते हैं। ये डैश जो दिया गया है, योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। जैसे सुख दुख, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश आदि। तो ऐसे जो 2 शब्द एक समान होते हैं या विरोधी होते हैं, जो 2 शब्दों का यूज़ होता है, तो ऐसे शब्दों के बीच में योजक चिन्ह, हाइफन, छोटी सी लाइन बनती है, उसे योजक कहते हैं। जो पहला वाक्य देखिए, सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है, बराबर। तो ये योजक चिन्ह हो गए, बराबर। तो योजक चिन्ह आपने समझ लिया, बराबर। देखिए इधर है, आ गया ना समझ में? अच्छा, अब देखिए निर्देशक, दूसरा है निर्देशक। उसमें भी जैसे कि योजक चिन्ह के जैसा ही है, पर उसका थोड़ा सा अलग है, डैश, पर इसका निर्देशक कहते हैं, तो इसका उपयोग अलग है। इसका उपयोग कब होता है ये हम समझ लें। देखिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। जैसे मोहन ने अपने मित्रों राकेश, आकाश, अविनाश से रुपये मांगे, बराबर। तो इसमें जैसे के बाद में मोहन ने अपने मित्रों, उसके बाद में डैश किया है, तो मित्रों के नाम कहने हैं, स्पष्ट करने हैं, तो उसके पहले डैश रखा है, तो उसे निर्देशक कहते हैं, बराबर। दूसरा वाक्य है ग्राहक, इस पुस्तक का क्या मूल्य है, तो ग्राहक कुछ कहता है, तो इसमें कहने से पहले भी आगे डैश, निर्देशक चिन्ह का उपयोग होता है। दुकानदार, यह 25 रुपये की है, तो दुकानदार बोलता है, इसलिए आगे जो है वो निर्देशक है। अब आपको ऐसा लगेगा दोनों को देखने में कि भाई हाइफन, योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह दोनों दिखने में तो समान ही है, तो हमें कैसे पता चले कि ये हाइफन है या निर्देशक? तो वो वाक्य के आधार पर हमें पता चलेगा कि वाक्य में उसका इस्तेमाल कैसे हुआ है, इसके आधार पर आप कह सकते हैं। जैसे हाइफन है योजक चिन्ह, उसमें शब्दों के बीच में उपयोग में आता है कि सुख दुख, माता पिता, तो 2 शब्दों के बीच में जब आता है तो वो है योजक चिन्ह हो गया।
अगर हमें परीक्षा में या टेस्ट में लिखा होता है कि इस तरह का वाक्य हो शब्दों के बीच में, तो हमें लिखना है कि ये योजक चिन्ह है। पर किसी वाक्यों में बीच में कुछ स्पष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, या कोई कुछ बोल रहा है कि जिसे इसमें बोला है कि ग्राहक ने बोला और दुकानदार ने बोला, तो उसके आगे जो है वो भी देश के निशानी, तो वो निर्देशक चिन्ह है। तो इस्तेमाल के आधार पर आप कह सकते हैं कि ये कौन सा चिन्ह है। अब देखिए उसके आगे कोष्टक, हमारा 7वां चिन्ह निशान विराम चिन्ह है कोष्टक। कोष्टक मतलब ब्रैकेट, इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं और गुजराती में जिसे हम कौंस बोलते हैं वो है कोष्टक। देखो ये कोष्टक है, बराबर। किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्ययन, फिर ब्रैकेट में कोष्टक में लिखा है पढ़ना, हर क्षेत्र में लाभ देता है। तो अध्ययन हम सामान्य तौर में यूज़ नहीं करते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। तो कोष्टक में उसका अर्थ लिखा है पढ़ना, तो उसका अर्थ इसमें स्पष्ट करने के लिए कौंस में लिखा है कोष्टक में, बराबर। विरोधार्थी, कोष्टक में लिखा है विलोम, शब्द लिखिए तो विरोधार्थी और विलोम दोनों का अर्थ समान है। तो विरोधार्थी के ब्रैकेट में कौंस में कोष्टक में विलोम शब्द लिखा है, तो इस तरह से कोष्टक शब्द का इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया कोष्टक चिन्ह। फिर है आगे अवतरण चिन्ह, अंतिम चिन्ह जो है अवतरण चिन्ह। अब अवतरण चिन्ह को इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्टेड कोमास, इन्वर्टेड कोमास। उसका भी 2 प्रकार है, अवतरण चिन्ह के 2 प्रकार है, इकहरा और दोहरा। देखिए इकहरा अवतरण चिन्ह किस प्रकार का है कि जैसे हमारा कोमा जो होता है उसको उल्टा करके ऊपर की साइड में लगाते हैं, तो उसे इकहरा अवतरण चिन्ह कहते हैं। तो देखिए उसका किस तरह का है, देखिए ये इकहरा है। देखिए नीचे वाक्य में इस्तेमाल किया गया है, समझदार नन्ही लिखा है, तो समझदार और नन्ही के आसपास जो लिखा है वो अवतरण चिन्ह है, इकहरा अवतरण चिन्ह, बराबर दिखाई दे गया। तो इसका उपयोग क्या कब होता है, इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय किया जाता है। किसी का कवि या लेखक का उपनाम कुछ होता है, या पाठ का या कहानी का कोई शीर्षक होता है, नाम होता है, शीर्षक मतलब नाम, तो उसको बोलने के लिए उसको इकहरे अवतरण चिन्ह में लिखा जाता है, बराबर। इस पाठ का नाम लिखा है समझदार नन्ही, तो उसको आगे पीछे वो ऊपर जो निशान किया गया है अल्पविराम, जैसे एक इधर जो है इस तरह से उल्टा सीधा है, और पूरा जब होता है तो उससे उल्टा होता है। थोड़ा सा फिर अच्छी तरह से देख लेना, आप जूम करके दिखाते हूँ मैं आपको। तो इस तरह से अवतरण चिन्ह का इस्तेमाल होता है। तो पाठ का नाम लिखा है तो उसमें इकहरा अवतरण चिन्ह लगता है। उस पाठ के लेखक है शंकर सुल्तानपुरी, ये पूरा वाक्य है, बराबर। अब देखिए दूसरा वाक्य, सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है। ये कवि है, लेखक है बड़े, सूर्यकांत त्रिपाठी उनका नाम है। पर आपको पता है कि सभी कई कवि लेखक जो है उनका उपनाम भी होता है, बराबर। तो इन सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम है निराला, तो इधर निराला जो उपनाम है उसके आगे पीछे भी इकहरा अवतरण चिन्ह लगा है। अब दूसरा दोहरा, इकहरा मतलब सिंगल, एक ज अवतरण चिन्ह लागे ते, અને दोहरा मतलब डबल, दोनों के तरफ जो लगता है तो उसे डबल अवतरण चिन्ह को दोहरा कहते हैं। देखिए किसी व्यक्ति के कथन और मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कब होता है दोहरे का उपयोग, कि किसी ने कुछ वाक्य बोला, तो ऐसे के ऐसा वाक्य हमें अगर रखना है, कहीं लिखना है, तो उसको अवतरण चिन्ह, दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखना चाहिए। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा है कि प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है, तो ये महात्मा गांधी का वाक्य है, प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है, तो उसको दोहरे अवतरण चिन्ह, दोनों साइड 2-2 अवतरण चिन्ह किए गए हैं, बराबर। शास्त्री जी ने नारा दिया, लाल बहादुर शास्त्री हमारे
नेता हो गए, बराबर, हमारे भूतपूर्व वड़ा प्रधान भी थे, तो उन्होंने क्या नारा दिया था? सूत्रोच्चार, जय जवान जय किसान। तो उस सूत्र को, नारा को, उसमें डबल अवतरण चिन्ह, दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखा गया है। आपको मैं अच्छी तरह से दिखाती हूँ, फिर से देखिए। देखिए, ये दोहरा अवतरण चिन्ह हो गया, ये शुरू होता है, ये पूरा होता है। आ गया समझ में? बराबर। तो ये दोहरा अवतरण चिन्ह हो गया। तो यहाँ पर सारे पूरा विराम चिन्ह जो है हमने समझ लिए। आप एक बार फिर से देख लीजिए। पहला कौन सा? सबसे पहला पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा प्रश्नवाचक चिन्ह, चौथा विस्मयादिबोधक चिन्ह, पांचवा योजक चिन्ह, छठा निर्देशक, सातवा कोष्ठक, आठवा अवतरण चिन्ह। बराबर। तो 8 विराम चिन्ह हमने सीखे। अब इसके आधार पर एक आपकी किताब में कसौटी है, प्रश्न 8 है। देखिए, वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। देखिए, छी छी तुमने यह क्या किया। तो हम देख सकते हैं कि छी और छी शब्द, जो छी छी शब्द है वो घृणा, गंदी बात, ऐसा कुछ भाव प्रकट करते हैं। तो उसके आगे होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुमने यह क्या किया, बस। तो ये प्रश्न नहीं पूछा है, पर ये प्रकट किया है भाव, तुमने ये क्या किया, यूं कहने के लिए, इसलिए अंत में जो लगा है वो है पूर्ण विराम। फिर वैशाली ने मयंक से कहा घर चलो, तो कहा उसके बाद में है कोमा, घर चलो तो उसके बाद में दोहरा अवतरण चिन्ह, और वाक्य खत्म होता है तो वहाँ पर पूर्ण विराम। बराबर। उसने कहे हुए वाक्यों को कैसे लिखना है? दोहरे अवतरण चिन्ह में। फिर तीसरा वाक्य देखिए, वाह मज़ा आ गया। तो इसमें खुशी या प्रशंसा का भाव है वाह के बाद। तो वाह के बाद लिखा है हमने विस्मयादिबोधक चिन्ह, और वाक्य खत्म होने पर पूर्ण विराम चिन्ह। अब चौथा वाक्य देखिए, अरे तुम नहीं गए, तो अरे के बाद में नया विस्मय दिखाया गया है, इसलिए उसको विस्मयादिबोधक चिन्ह, और तुम नहीं गए तो उसे पूर्ण विराम। तो इस तरह से हमारा वाक्य विराम चिन्हों का ये आपने समझ लिया। फिर आपको जो है वो इसमें पाठ को पढ़ना है, और सभी तरह के, आपको मैं एक होमवर्क देती हूँ कि सभी तरह के चिन्हों वाले 2-2 वाक्य लिख के उसको फोटो आपको मुझे भेजना है। क्या करना है? समझदार नैनी पाठ लिखना, पढ़ना है। उसमें तो सभी तरह के 8 जो विराम चिन्ह हमने देखे, उस तरह के 2-2 वाक्य। अगर कोई चिन्हों के एक आध वाक्य मिले तो भी चलेगा, पर आपको ऐसे वाक्य लिखकर मुझे उसका फ़ोटो लेकर भेजना है। तो आप होमवर्क करेंगे ना, करके मुझे जल्दी से फ़ोटो भेज दीजिए।